नमस्कार दोस्तों। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर ने आखिर जाति को लेकर इस तरह का बयान क्यों दिया है कि राहुल गांधी आक्रामक हो गए हैं और उनके साथ साथ अखिलेश यादव भी यही बात को सिर्फ नहीं बल्कि अग्निवीर को लेकर भी अनुराग ठाकुर और अखिलेश यादव के बीच अलग से बहस हो गई है। हुआ यह कि अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और जब हंगामा हुआ तब भी दोबारा कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें गाली दी गई है लेकिन वो अनुराग ठाकुर से माफ़ी नहीं चाहते हैं। और तो और अखिलेश यादव ने भी कहा है कि किसी की जाति नहीं पूछी जा सकती, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर के भाषण का पूरा हिस्सा ही ट्वीट कर दिया और लिखा कि यह भाषण मेरे युवा और ऊर्जावान सहयोगी अनुराग ठाकुर का है, जिसे सुना ही जाना चाहिए। इसमें उन्होंने तथ्यों का इस्तेमाल किया है, व्यंग का इस्तेमाल किया है और गंदी राजनीति को एक्सपोज कर दिया है। दोस्तों, इंडिया अलायंस की गंदी राजनीति को प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके पूछा था कि अनुराग ठाकुर के इस बयान के पीछे क्या प्रधानमंत्री मोदी की सहमति है। उन्होंने इस तरह का बयान देकर 80% आबादी का मजाक उड़ाया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट से साफ हो गया कि अनुराग ठाकुर का ये बयान हवा में नहीं था। राहुल गांधी की तरफ जो इशारा किया गया था वो हवा में नहीं था। भले ही अनुराग ठाकुर ने नाम नहीं लिया मगर जात की बात करके एक बहुत बड़ी गलती की। मगर प्रधानमंत्री ने सपोर्ट करते हुए ये बता दिया कि ये सब उनके आक्रामक राजनीति का हिस्सा होने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल ने उनके बयान को, उनके वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा है कि ओबीसी समाज का अपमान और जातिगत जनगणना का मजाक उड़ाने वाले अहंकारी भाजपाई सांसद और पिछड़ा विरोधी बीजेपी को बहुजन समाज कड़ा सबक सिखाएगा। दोस्तों, प्रियंका गांधी अनुराग ठाकुर के बयान के हिस्से का वीडियो ट्वीट किया है और लिखा है कि अनुराग ठाकुर का यह बयान प्रधानमंत्री के कहने पर आया है। दोस्तों, अनुराग ठाकुर मोदी सरकार की तरफ से आक्रामकता के नए चेहरे लगते हैं। पहले भी आक्रामक रहे हैं। जब दिल्ली में नागरिकता कानून के विरोध में आंदोलन चल रहा था तब उनके एक बयान ने सारी सीमाएं पार कर दी। उसका उन्हें इनाम भी मिला। राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री बना दिए गए। इस बार मंत्री नहीं बनाए गए हैं। उनके मामले में पुलिस एफआईआर नहीं की। तब सीपीएम नेता बृंदा करात को कोर्ट जाना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए मामला खारिज कर दिया कि अनुराग ठाकुर ने हंसते हुए कहा था कि इसमें कोई आपराधिक मंशा नहीं है। तब अदालत के इस फैसले की काफ़ी कड़ी आलोचना हुई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, जहां कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब भी मांगा था। कोर्ट ने तब कहा था कि उनका बोला हुआ गोली मारो दवाई के बारे में तो कहीं से नहीं लगता। दोस्तों, अप्रैल 2023 की खबरें इंटरनेट से मिलती है। उसके आगे क्या हुआ पता नहीं चल पाया। कभी भी आप किसी से गोली मारने की बात मत कीजिएगा। आप अनुराग ठाकुर नहीं हैं, जेल चले जाएंगे। जब आप तर्क से बहस नहीं कर पाते हैं, लड़खड़ाने लग जाते हैं, तब आप सामने वालों को गोली मारने की बात करते हैं और जाति धर्म खानदान पर उतर आते हैं। यह आपकी हताशा है। इससे पता चलता है कि आप बेहद गुस्से में हो और होश खो बैठे हो। निजी बातचीत हो या सामाजिक, कभी भी किसी से मत कहिए उसकी जात का या तुम्हारी जात का पता नहीं। यह हर तरह का गलत बात है, आपराधिक है, जातिवादी सोच है। आज सदन में वही सब कहा गया जो आईटी सेल के मीम में राहुल को लेकर चलाया जाता था। और जाति की जनगणना की मांग नीतीश कुमार ने की है, तेजस्वी यादव ने की है, तमाम सामाजिक न्याय की बात करने वाले विचारकों और युवाओं ने भी की है। डॉक्टर आम्बेडकर तो यही चाहते थे कि जातियाँ टूटे और ये तभी टूटे जब अंतर्जातीय विवाद संबंध होंगे। अगर आप ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया है या ऐसी संतान है जिनके माता पिता ने अंतर्जातीय विवाह किया है, तो अनुराग ठाकुर के चक्कर में मत पड़िए। आप हमेशा गर्व किया कीजिए। दोस्तों, डॉक्टर आम्बेडकर ने एनिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें इस बारे में लिखा है कि जातिवाद का किला कैसे टूटे और बताया है कि मेरे विचार से इसका अचूक इलाज अंतर्जातीय विवाह है। जब तक रक्त संबंध नहीं होगा, लोगों में आत्मीयता उत्पन्न नहीं होगी और जब तक आत्मीयता अर्थात परिजन होने का भाव नहीं उत्पन्न होता, तब तक जातियों द्वारा उत्पन्न अलग भाव का भाव समाप्त नहीं होगा। दोस्तों, आज संसद में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया राहुल गांधी जी के लिए, ये शब्द आज पूरे देश के कान में गूंज रहे हैं। देश का हर व्यक्ति उससे हतप्रभ है और नाराज़ है।
और दुखी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा भी लोगों के सामने आ गया। यह मानसिकता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही हो सकती है कि एक ऐसे आदमी के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करे जो एक शहीद परिवार का बेटा है। उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तो जात का ही पता नहीं है। लेकिन हम बताते हैं कि राहुल गांधी की जात क्या है। राहुल गांधी के पिता का नाम है शहीद और राहुल गांधी की जीत है व जात है इस परिवार की जाति। दोस्तों, शायद ये अनुराग ठाकुर को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और भारतीय जनता पार्टी को भी कभी समझ में नहीं आ सकती। खैर, आप जितनी गालियां देना चाहते हैं दे दीजिए, हमें आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। ना आप माफ़ी मांगेंगे ना हमें आपकी माफ़ी चाहिए। भारत में जाति जनगणना होकर रहेगी। आपको जितनी चाहे उतनी गालियां आप गांधी परिवार को दे दीजिए, कांग्रेस पार्टी को दे दीजिए, राहुल गांधी को दे दीजिए, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी, न्याय होकर रहेगा। ये एक व्यापक विषय है। अभी के लिए इसे यहीं छोड़ता हूँ। अनुराग ठाकुर लगता है आज निशिकांत दुबे की भूमिका निभा रहे थे। कोई मौके पर आक्रामक होते चले गए। पिछले लोकसभा में आक्रामक होने के लिए निशिकांत दुबे को उतारा जाता था। दोस्तों, लोकसभा में अनुराग ठाकुर और अखिलेश यादव के बीच अग्निवीर को लेकर भी बहस हो गई। अखिलेश यादव बजट पर बोल रहे थे और जैसे ही उन्होंने अग्निवीर का जिक्र किया, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर खड़े हो गए और बहस छिड़ गई। अखिलेश यादव ने कह दिया कि सरकार यहाँ कह दे कि सदन में अग्निवीर योजना अच्छा है। सवाल अग्निवीर का था, लेकिन अनुराग ठाकुर 1 रैंक 1 पेंशन की बात करने लग गए और अंत में हिमाचल प्रदेश के शहीद के नाम लेने के लग गए। बहस आगे बढ़ती है और कहते चले गए कि अग्निवीर को 100% की फीसदी गारंटी है कि नौकरी की। अगर ऐसा है तो सेना का जो ब्रोशर है ये हमने अपने पहले के वीडियो में दिखाया है। सेना की भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से लिया है। इस ब्रोशर में तो कहीं नहीं लिखा है कि अग्निवीर को 100% गारंटी है नौकरी की। बताइए, ऐसा कोई ब्रोशर होता है जिसमें नहीं मिलने की चर्चा की जाए? इसमें नहीं लिखा है कि अग्निवीर जब 4 साल बाद सेना से बाहर जाएगा उसे कहाँ कहाँ नौकरी मिलेगी। इस विषय पर इसका जिक्र नहीं है। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट करवाया गया था कि अग्निवीर वो अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहाँ रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है। तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें उठा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। दोस्तों, बात समझ में नहीं आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा है कि अगर स्पीकर समय देंगे तो वो अग्निवीर पर अपनी बात रखना चाहेंगे। जब ऐसा मौका आएगा तब सरकार को बताने का मौका मिलेगा कि अग्निवीर योजना में कहाँ लिखा है कि 100% नौकरी की गारंटी है। राज्यों की पुलिस सेवा में आरक्षण का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन क्या ये बताया गया है कि पुलिस सेवा की भर्ती परीक्षा का कैलेंडर कभी पक्का नहीं होता? अगर किसी साल पुलिस भर्ती नहीं निकली तो अग्निवीर उस साल क्या करेंगे? यही नहीं, अग्निवीर अगर सेना से निकलता है जनवरी में और पुलिस भर्ती परीक्षा होती है दिसंबर में या अगले साल, तब तक अग्निवीर क्या करेगा? नौकरी खोजना, फिर यह तैयारी करेगा। क्या सेवा में रहते हुए चौथे वर्ष अग्निवीर को छुट्टी दी जाएगी कि वो जगह जगह होने वाली पुलिस भर्तियों में जाकर परीक्षा दे? अग्निवीर पर तर्ककार से साफ है कि बहुत कुछ अभी सामने आना बाकी है। लोकसभा में अखिलेश के भाषण की तारीफ रविशंकर प्रसाद ने की है कि अखिलेश के लिए नहीं, राहुल गांधी को सुनाने के लिए अपनी विनम्रता जाहिर करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नेता प्रतिपक्षों को भी सिखा दीजिए भाषण कैसे दिया जाता है। तो बीजेपी को अभी भी लगता है कि नेता प्रतिपक्षों को भाषण देने नहीं आता है। अखिलेश जी, कुछ ज्ञान माननीय विपक्ष के नेता को भी दे दीजिए। आपने अच्छा भाषण दिया, उनको भी सिखा दीजिए। अखिलेश यादव के भाषण में यूपी केंद्रीय तथ्य था। उत्तर प्रदेश की कई समस्या को उन्होंने उठाया और पूछा कि 10 साल में केंद्र से यूपी को नया क्या मिला है, कितने IIM मिले, कितने IIT मिली। अखिलेश ने ये भी पूछा कि गोरखपुर एम्स का हाल अभी तक अच्छा नहीं हुआ है और दूसरा नया एम्स नहीं बना जो एक्सप्रेस वे बना है, उसमें कई तकनीकी कमियां हैं, जिसे अखिलेश ने बखूबी बताई और याद दिला दिया कि बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस को 25 किलोमीटर यूपी में
ले आने से पूर्वांचल का संपर्क भी भागलपुर तक हो जाएगा। अखिलेश से ये याद दिलाने का मौका कभी नहीं छोड़ते कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश को समझते हैं और प्रशासक के रूप में उन्हें अपना काम भी अब तक याद है। डबल इंजन की सरकार है, लखनऊ में भी सरकार आपकी है, दिल्ली में भी सरकार आपकी है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? और आज ही जब सदन में सभापति महोदय हम लोग आए हैं, एक और रेल एक्सीडेंट की खबर सुनी है। जब ये सरकार आई है, रेल एक्सीडेंट और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है, कौन आगे जाएगा? मैं तो अखबार में पढ़ता था सभापति महोदय की तोड़फोड़ करके ये सरकार बनाते हैं। अभी एक सदस्य पिछले बार वो तोड़फोड़ करके शायरी भी बनाने लगे हैं। जो प्रोजेक्ट और जिस प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स का सबसे बड़ा हवाई जहाज हरकुलिस विमान लेकर के आए और वो सड़क पर उतरे थे, वो एक्सप्रेस वे पर उतरे थे। मैं समझता हूँ कि सभापति महोदय यहाँ जितने माननीय सदस्य हैं सबने देखा होगा और सबने निर्देश के अनुसार उस पर ट्वीट भी किया है। जो एक्सप्रेस वे अगर किसी ने बनाया था सभापति महोदय, जो डिज़ाइन टेक्नोलॉजी का पार्ट अलाइनमेंट वो समाजवादियों के देन थी, वो आपकी देन नहीं थी। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ सभापति महोदय क्योंकि इस बजट में सरकार चलाने के लिए आपने पैकेज दिया है। हमें कोई नाराज़गी नहीं है पैकेज देने की, आप पैकेज और दीजिए, लेकिन अगर आप बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? और मैं तो कहूँगा आपसे केवल अगर आप 25 किलोमीटर जोड़ देंगे, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस पे रुक गया था, केवल 25 किलोमीटर आप जोड़ देंगे तो दूसरे काम को अपना जो बनाते हैं आप ये कह पाएंगे कि दिल्ली से लेकर के आपने भागलपुर तक एक्सप्रेस दिया। 25 किलोमीटर सुनने में कम लग सकता है, लेकिन अखिलेश यादव को याद रहा कि उनकी पार्टी ने पूर्वांचल में अच्छा प्रदर्शन किया। कितनी आसानी से 25 किलोमीटर जुड़ने की बात करके पूर्वांचल के लिए नया मुद्दा ले आए। उन्होंने यूपी में विदेशी निवेश से लेकर 5 लाख करोड़ के MOU को लेकर भी सवाल उठाया। नई वेराइटी के बीज के ऐलान पर भी सवाल उठा दिया। सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर घोषणा की है, ऐसी घोषणा पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। अच्छा है, किसी की नज़र पड़ गई और फिर ये इस बजट में कहा जा रहा है कि हम 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिल वेराइटीज़ ये सब लाएंगे। तो सभापति महोदय हम अपने माननीय मंत्री से कहेंगे कि वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो आप काम पिछले कितने वर्षों से कर रहे हैं उसका क्या हुआ? आपने आश्वासन दिया था और कुछ नहीं किया, तो आपको क्या लाना पड़ रहा है? दोस्तों, 109 हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेट वेराइटीज़, मुझे ये बताओ किसानों पर कब तक पहुंचाओगे आप, और उसको पहुंचाने के लिए आपके पास क्या इंतज़ाम है? और फिर दूसरे पैराग्राफ में फिर बदल जाते हैं। आप बात कर रहे हैं रिजेक्ट वेराइटी की और फिर आप कह रहे हैं कि हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। तो सभापति महोदय, सरकार बताए कि रजिस्टर्ड क्रॉप सीड्स कब तक पहुंचा देंगे, उससे लाभ किसानों को कैसे मिलेगा? और फिर नेचुरल फार्मिंग जो अभी भी कर रहा है किसान कई जगह पर, उसके लिए क्या अलग से पैकेज है आपके पास बजट में? आपने तो केवल सभापति महोदय एक चीज़ सीखी है, पार्ले जी बिस्किट से महंगाई और मुनाफा। इस सरकार ने 10 साल में DAP के बोरे को, खाद के बोरे को छोटा कर दिया, इससे और ज़्यादा छोटा मत करना। और आपने जब किसान DAP लेने गया तो सरकार ने कहा कि बिना नैनो यूरिया के आपको नहीं मिलेगा। आपको मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि नैनो यूरिया से क्या लाभ पहुँचा है, किसानों को ये बताइए। अखिलेश यादव ने सत्ता पक्षों को टोकने और रोकने का कम ही मौका दिया। असल में उनके बात को सुनने के बाद तुरंत किसी के लिए कुछ भी कहना संभव नहीं था। वो सड़क की ऊंचाई चौड़ाई की बात करते समय सत्ता पक्षों के घेर रहे थे और सत्ता पक्षों को लगा होगा कि घेरे तो किसी बात पर। पहले समझ तो लें कि अखिलेश के किन मुद्दों पर उन्हें घेर रहे हैं। जो इंडियन रोड कांग्रेस कहती है, जो डेम्यूनिटी कहता है, और जो ये कहता है कि मीडियन सड़क का 12 मीटर से लेकर 14 मीटर होना चाहिए। आप जाकर के देखिए, आइए, जो पूर्वांचल बाला बना है उसका मीडियन कितना है? क्या भविष्य में अपने चलने वालों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ की है कि नहीं की है? ये आपको विचार करना पड़ेगा। जिस समय लद्दाख और चीन को लेकर ये सवाल उठा था सभापति महोदय, उस समय पॉलिटिकल पार्टी से
सुझाव मांगे थे और सुझाव ये मांगे थे कि आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो उस समय जो सुझाव समाजवादी पार्टी ने दिया था वो सुझाव ये था कि लिपू लेक से लेकर के आपके ग्वालियर तक 6 लेन हाईवे बनाना चाहिए। कभी ज़रूरत पड़ने पर सीमाओं पर हमारी फ़ौज का आना जाना जल्दी हो जाए। और मुझे याद है जो अखबार में मैंने पढ़ा था, सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया था कि 6 लेन हाईवे बनेगा। लेकिन जब टेंडर की बात आई तो सुनने में आया कि वो बने, जो कि 4 लेन बने जा रहे थे। और अभी जब काम हो रहा है, जब काम मैंने दोबारा उसको दिखा तो पता लगा कि डबल लेन पेव शोल्डर बना रहा है। सोचिए, कहाँ 6 लेन बनाने की बात थी, आप डबल लेन पाइप शोल्डर बना रहे हैं। और पता नहीं कौन उस हाईवे को डिज़ाइन करवा लिया, किसने किया है डिज़ाइन की कि जितने भी करबे व कस्बे उसके आसपास पड़ रहे हैं, कस्बे वाले नाला कहाँ से बनाए, घर ऊंचा करे कि सड़क को तोड़े। बहुत सारे कस्बों को वो समस्या के संकट में डाल दिया। सरकार ने इस लोकसभा में एक बदलाव तो है, आक्रामकता के बीच भी सदन चला रहे हैं और संवाद हो रहा है मुद्दे की। पहचान हो रही है कि विपक्ष किन मुद्दे को सरकार की तरफ रख रहा है। तकरार हो जाती है लेकिन विपक्ष अपने सवालों को ठोस तरीके से रखने का कामयाब हो रहा है। उम्मीद है सरकार उन सवालों पर भी सीधा साधा जवाब दिया करेंगे। तो दोस्तों, आपकी इस विषय पर क्या राय है हमें कमेंट करें। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।